एक बार दो दोस्त थे, रॉकी और सनी। रॉकी पढ़ाई में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। वहीं दूसरी तरफ सनी, जो कि पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, वो हर साल बस पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। इसके कुछ सालों बाद वो दोनों अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करते हैं और विकी का स्टार्टिंग में ही बेंगलोर में प्लेसमेंट हो जाता है और वहां पर उसका पर एनएम का पैकेज होता है 6 लाख रुपए। लेकिन रॉकी को पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है, यानी कुछ साल काम करो और उसके बाद कंपनी स्विच कर दो और नई कंपनी को पुरानी सैलरी स्लिप दिखाकर हाइक मांगो। और कुछ सालों बाद रॉकी का पैकेज 25 लाख का हो जाता है और इसकी वजह से उसका वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ना तो अपने लिए टाइम निकाल पाता है और ना ही अपनी फैमिली के लिए। लेकिन तभी उसे अपने पुराने दोस्त सनी की याद आती है। वो सोचता है कि जब मेरी यह हालत है तो सनी क्या कर रहा होगा, उसने तो बहुत ही मुश्किल से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। फिर वो सनी को कॉल लगाता है। रॉकी, और भाई क्या हाल है, पहचाना? मैं रॉकी बोल रहा हूँ। सनी, हाँ भाई बढ़िया, तू बता कहाँ है आजकल? रॉकी, बस यार कॉर्पोरेट के धक्के खा रहा हूँ बेंगलोर में। और थोड़ा प्राउड फीलिंग के साथ कहता है कि हाँ लगा है 25 लाख का पैकेज, तू बता तेरा क्या चल रहा है? सनी, बस यार एक छोटा सा बिजनेस है, कर रहे हैं। रॉकी, अच्छा कितना कमा लेता है? सनी, बस यार ठीक ठाक कमा लेता हूँ। रॉकी, अबे बता ना कितना कमाता है? सनी, बस यार यही कोई महीने के 1-2 करोड़। और जैसे ही रॉकी ये सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि रॉकी, जो कि इतने अच्छे ग्रेड से पास हुआ था, लेकिन फिर भी सनी उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहा है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल आईक्यू का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एक और अमेजिंग बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू से कुछ ऐसे फाइनेंशियल आईक्यू बताने वाला हूँ जिन्हें कोई भी फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फाइनेंशियल आईक्यू है मेकिंग मोर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब उन्होंने 1969 में अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में उनकी पहली जॉब लगी, जहां पर उनकी एनुअल इनकम थी $30,000, जो कि उस टाइम पर काफी अच्छी इनकम मानी जाती थी। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने वियतनाम वॉर में भी भाग लिया। लेकिन वहां पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका पे कट, जो कि था सिर्फ $2,000 पर एनएम। और मरीन में 5 साल काम करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और जब वो वहां से आए तो वो 27 साल के हो चुके थे और फिर वो चाहते तो वो फिर से स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे, जहां पर उन्हें साल के $60,000 तक मिल सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की और वहां पर उनकी पर मंथ सैलरी थी सिर्फ $20,000। और ये देखकर उनकी फैमिली को लगा कि वॉर के बाद रॉबर्ट का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि अगर उन्हें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें सेलिंग स्किल सीखनी होगी, फिर चाहे उनकी सैलरी कम ही क्यों ना हो। और कुछ टाइम बाद रॉबर्ट अपनी सेलिंग स्किल इंप्रूव कर लेते हैं। उसके बाद वो अपना एक वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में उनको उस बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने वहां से काफी अच्छा पैसा अर्न किया। इसके बाद अगला फाइनेंशियल आईक्यू है प्रोटेक्टिंग योर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि मैक्सिमम लोग पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं। सबसे पहला विकी, जो कि साल में 10 लाख रुपए कमाता है और वो हर साल गवर्नमेंट को 30% टैक्स देता है और उसके पास बचते हैं 7 लाख रुपए। वहीं दूसरा दोस्त है सनी, जो कि अगेन साल के 10 लाख रुपए कमाता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है 15%, वो भी लीगली, और उसके पास बचते हैं 8.5 लाख रुपए। वहीं तीसरा दोस्त है विकास और वो भी साल के 10 लाख रुपए कमाता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है 0%, वो भी लीगली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे अच्छा फाइनेंशियल आईक्यू किसका है, तो आपका जवाब होगा विकास, क्योंकि वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना जानता है, लेकिन फिर भी हमें टैक्स देना चाहिए। लेकिन
लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये काफी अनफेयर है कि जिन लोगों की इनकम काफी ज्यादा कम होती है वो ही सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, और जिनकी इनकम ज्यादा होती है वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और काफी कम टैक्स देते हैं। जहाँ मिडिल क्लास लोग सबसे पहले अपनी सैलरी में से टैक्स पे करते हैं, वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसे टैक्स के रूप में देते हैं। और इसके लिए आप बड़े बड़े बिलियनियर्स के एग्जांपल ले सकते हैं। ये लोग अपनी कंपनी से एज ए सैलरी सिर्फ $1 लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा सैलरी लेंगे तो उनको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसीलिए वो वापस से अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में डिविडेंड इनकम से अपने शौक पूरे करते हैं। इसके बाद तीसरा फाइनेंशियल IQ है बजटिंग योर मनी। गरीब और अमीर लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है बजटिंग का। यानी जब भी किसी मिडिल क्लास आदमी की सैलरी आती है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं इस इनकम से सबसे पहले अपने खर्चे करूंगा और बाद में जो भी बचेगा उससे मैं सेव या फिर इन्वेस्ट करूंगा। जबकि जिन लोगों का फाइनेंशियल IQ ज्यादा होता है वो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं, उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब उन्होंने किम से शादी की तो उन दोनों की मंथली जितनी सैलरी थी उससे भी ज्यादा उनके खर्चे हो रहे थे, तो इसके लिए उन दोनों ने एक अकाउंटेंट को हायर किया जिसका नाम था बेटी। रॉबर्ट और उनकी वाइफ की मंथली सैलरी थी $1000, जबकि उन दोनों के एक्सपेंसेस इनकम से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इसके लिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि हमारी मंथली सैलरी $1000 है, तो तुम्हें उनमें से 30% सेव करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाद में जो $700 बचते हैं उनसे हम सारे एक्सपेंसेस करेंगे। लेकिन उनके अकाउंटेंट कहती हैं कि नहीं, हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए और बाद में जो भी बचता है उसे हम सेव या फिर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ टाइम पहले मुझे एक बेंटले कार खरीदनी थी और उसकी प्राइस थी $2 लाख और वो पैसे भी मेरे पास थे, लेकिन फिर भी मैंने वो कार नहीं खरीदी क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं ये कार खरीदूंगा और ये कार शोरूम से बाहर निकलेगी तो इसकी प्राइस घटकर $1,25,000 ही रह जाएगी। इसीलिए ये मेरे लिए एक सही डिसीजन नहीं था। तो इसके लिए मैं एक ब्रोकर के पास गया और मैंने उसे वहां पर $2 लाख दिए और उससे कहा कि तुम्हारा काम इन $2 लाख को डबल करना है। और ठीक 8 महीनों बाद वो ब्रोकर उनके पास आता है और उनको $4,50,000 देता है। तो रॉबर्ट उनमें से ब्रोकर की फीस देते हैं और बाकी $2 लाख से वो कार खरीद लेते हैं और उनके पास फिर से $2 लाख बच जाते हैं, जिसे कि वह गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेते हैं। अब रॉबर्ट अपने लिए ये फ्री की बेंटले कार इसीलिए ले पाए क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा एसेट था उनका फाइनेंशियल IQ। इसके बाद अगला फाइनेंशियल IQ है इम्प्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि आज हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ पर हम एक क्लिक में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जहाँ शुरुआत में लोग खेती करके पैसे कमाते थे और लोगों के पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी वो उतने ही ज्यादा अमीर कहलाते थे। फिर उसके बाद आई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जहाँ पर लोग बड़े बड़े बिजनेस ओपन करके प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसे मार्केट में सेल करते थे। और आज दौर है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का, जहाँ पर इंटरनेट सबके लिए फ्री है, इसीलिए हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए और हमें इसे अपने फेवर में यूज करना भी आना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाएं। बाय।